नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। केसरगंज क्षेत्र में 6 दुकानों के गिरे छज्जे, एक युवक हुआ घायल। क्षेत्रीय थाना पुलिस पहुंची मौके पर। पुष्कर के सावित्री माता मंदिर की तलहटी पर अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्यवाही, भविष्य में भी जारी रहेगी कार्यवाही। अजमेर के राजकीय बालिका विद्यालय होलगढ़ा के ओसवाल स्कूल के साथ समन्वयन के खिलाफ अभिभावकों का विरोध, जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। वैन चालकों और मालिकों ने परिवहन विभाग के नवनियुक्त डीटीओ राजीव शर्मा किया भव्य स्वागत, पद ग्रहण करने के अवसर पर दी गई शुभकामनाएं। नांदला गांव के ग्रामवासियों ने किया प्रदर्शन, नगर पालिका से बाहर रखने की उठाई मांग। अजमेर के केसरगंज गोल चक्कर पर बनी 6 दुकानों के छज्जे सुबह अचानक आज भरभराकर गिर गए। यह हलवाई की दुकान पर काम करने वाला एक मजदूर घायल हो गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही स्थानीय पार्षद और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची। गनीमत रही कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। स्थानीय पार्षद वार्ड संख्या 16 की भारती श्रीवास्तव ने बताया कि केसरगंज गोल चक्कर स्थित बनी दुकानें लंबे समय से जर्जर अवस्था में थी, लेकिन दुकानदारों ने अपनी दुकानों को तो रिपेयर करवा लिया, लेकिन छज्जे को रिपेयर नहीं करवाया, जिसके कारण आज सुबह 10:30 बजे करीब 6 दुकानों के छज्जे भरभराकर नीचे गिर गए। इस हादसे में मिठाई की दुकान पर काम करने वाले एक मजदूर को चोट लगी है। इस मामले की सूचना नगर निगम को दी गई। टीम ने मलबे को साइड में करवाकर व्यवस्थाएं संभाली। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा इन सभी दुकानों को नोटिस दिया जाएगा, जिससे कि इन दुकानों को सही करवाकर मरम्मत करवाई जा सके। इस हादसे के कारण दुकानों को काफी नुकसान हुआ है। वहीं गनीमत रही कि यह हादसा सुबह हुआ, अगर ये दुर्घटना दोपहर में या शाम में होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी मिलने पर क्लॉक टावर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। ये गोल चक्कर मार्केट है जो कि नगर निगम ने परोपकारिणी सभा को लीज पर दे रखा है, और यहाँ पर ये कच्ची जो इनके छज्जे हो गए हैं, कच्चे छज्जे होने की वजह से 5-6 छज्जे एक साथ नीचे गिरे हैं। सुबह किसी प्रकार के जो लोग यहाँ बैठा करते थे दुकान के नीचे आके कई बार चाय पीते थे, वो आज नहीं थे। सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा, एक हलवाई की दुकान खुली थी, वहाँ एक बच्चा कढ़ाई पे बैठने ही जा रहा था, इसलिए में ऊपर से चर्चा करते हुए छज्जे एक साथ गिरे हैं, और उस बच्चे को पड़ोस में बैठे हुए किसी व्यक्ति ने जल्दी से बुला लिया बाहर, तो वो बच्चा बच गया है। थोड़ा सा उसको धमक आई है, इसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। बाकी बहुत ज़्यादा कोई जनानी नहीं हुई है। आगे की कार्रवाई के लिए इनको दुकानदारों को कहा गया है कि आप लोग अपने छज्जे बनवाएं। ये कम से कम 5-6 दुकान है, 5-6 दुकानें हैं। हलवाई की है, मेडिकल की है, ये यहाँ पर दुकान है। बहुत पुरानी दुकानें हैं। कितने बजे घटना है? ये 6:30-7 बजे की घटना है, और उस समय कोई था भी नहीं, और बच्चों को ज्यादा कोई जनानी तो नहीं? जनानी नहीं। सबसे अच्छी बात यही है, बस ये है कि जो छज्जे पुराने हैं उनको दोबारा से रिपेयर करके दुकानदार बनवाएं, ताकि आगे किसी प्रकार की जनहानि होने की। तो टाटा पावर वगैरह आगे वाले आ गए या सूचित कर दिया उनको? टाटा पावर को मैंने फ़ोन कर दिया, टाटा पावर टीम आ चुकी है, लेकिन मेरे केसरगंज चौकी है जहाँ पर किसी का कोई पता अभी तक नहीं है। पुलिस का, प्रशासन का, जो कोई पुलिस नहीं आई। पहले जो पुलिस हमारे यहाँ पर जो तैनात थी वो तुरंत प्रभाव से आते थे, लेकिन आज अभी तक किसी भी पुलिस का पता या प्रशासन का पता नहीं है कि कोई भी आ जाए, जबकि हम लोग जाकर वहाँ कह के भी आए। तो इस तरह की लापरवाही अगर चलेगी तो केसरगंज एरिया ये बाजार है, यहाँ पर प्रशासन मजबूत होना चाहिए ताकि कार्रवाई करने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। वार्ड नंबर 16 से पार्षद भारती श्रीवास्तव। ये दुकानें जब से यहाँ पे बनी ना, वो जब से हम यहाँ पे किराएदार हैं। हमारे पिताजी के टाइम पे बनी थी, तब से हमने ले रखी है इसको। और जो अभी जो लीज पर इनको नगर परिषद ने परोपकारिणी सभा को दे रखी है कि वो इसका रखरखाव करें और किराया इनसे वसूल करें। किराया ले लेते हैं, हर साल 5% किराया बढ़ता है। हर साल 5% किराया बढ़ने के बाद भी हमारे को सुविधाएं कुछ भी नहीं दी जाती है। अगर कुछ टूट फूट होती है तो उसके लिए भी हमारे को पहले एप्लीकेशन लिख करके देनी पड़ती है कि हम ये सही कराएं कि नहीं कराएं। जब वो परमिशन देते हैं उसके बाद में हम उसको सही कराते हैं। ये कुछ भी नहीं कराते उसके अंदर, ये पैसे भी पूरे लेते हैं। कि किसी चीज़ में कोई कमी पेशी नहीं है, नाम चेंज कराना हो तो उसके लिए पैसे लेते हैं। मेरी दुकान मुन्नालाल जैन गजकर नाम भंडार के नाम से है। केसरगंज में पास वाली दुकानें 2 दुकान छोड़ के इनके जो छज्जा किराया। कुल कितनी दुकानों के छज्जे टूटे हैं? ये कम से कम 5 या 6 दुकानों की दुकान है। कौन कौन सी दुकान है? ये इसमें राजेंद्र की दुकान है, एक दूध वालों की,
एक गुलाब मेडिकल है, एक सीताराम पान वाले हैं और एक अपने कॉस्मेटिक और इनके कपड़े की दुकान है पास में। कोई ज़्यादा कोई जनहानि तो नहीं हुई है? जनहानि तो कोई नहीं हुई है, लेकिन नुकसान जो दुकान का काउंटर वगैरह टूट गए, छज्जे टूटे हैं, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। नाम आपका? अगर जानना नहीं भी हो सकती थी, अगर कोई ग्राहक होता है, सुबह का टाइम ना होता तो इसमें। मेरा नाम मनोज जैन। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात उजागर करना चाहता हूं कि अजमेर का एक कनाट पैलेस है गोल चक्कर मार्केट, इसका ऑनर है परोपकारिणी सभा। वो इन किराएदारों से पैसा लेके उनके नाम दुकानें कर देती है, लेकिन उसके बाद में उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है। कोई भी पैसा लेके कुछ भी अतिक्रमण कर सकता है। कितने छज्जे कमजोर है, पूरा मार्केट ही इस तरीके से है कि एक दिन ये सारे छज्जे गिरेंगे और बहुत बड़ी जनहानि होगी। मैं तो कह रहा हूँ प्रशासन को परोपकारिणी सभा को लाइन हाजिर करना चाहिए। इनके जो मैनेजमेंट वाले हैं, दुकानदार का कोई दोष नहीं है, दोष इन लोगों का है। और हमारी क्षेत्रीय पार्षद एक आवाज़ पर आके खड़ी हो जाती, जबकि आज उनका जन्मदिन है। उस दिन उन्होंने समय निकाला सभा के लिए, लेकिन आज तक पुलिस महकमा अभी तक इस चौकी का आया नहीं है, प्रभारी कोई आया नहीं है। ये कहीं ना कहीं प्रशासन की ढिलाई और परोपकारिणी सभा का बहुत बड़ा गुनाह हो जाता, कोई जनहानि होती। नाम आपका? निगम का इसके अंदर कोई रोल नहीं है, क्योंकि ऑनर्स है जो है परोपकारिणी सभा, वो पूरी तरह उनका एक आदमी यही नहीं अभी तक नहीं आया यहाँ पर। तो इस तरीके से ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हुआ है और पुलिस ने भी अपना कोई रोल नहीं निभाया। प्रशासन न टाटा पावर वाले आए हैं। इस तरीके से इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए प्रशासन को कि ऐसी जनहानि के टाइम में कम से कम जनहानि नहीं हुई है, लेकिन ऐसा हादसा बहुत बड़ा हो जाता, उसमें उनको अपनी भूमिका निभानी चाहिए। नाम आपका? मालिश गोहिल। पुष्कर स्थित सावित्री माता मंदिर की तलहटी में अतिक्रमण के खिलाफ आज कार्यवाही की गई। अतिक्रमण प्रभारी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि लंबे समय से शिकायत आ रही थी, जिस पर आज कार्यवाही की गई है और भविष्य में भी ये कार्यवाही जारी रहेगी। यह कार्यवाही सावित्री माता मंदिर की तलहटी में अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाने के लिए की गई है, ताकि मंदिर की पवित्रता और सौंदर्य को बनाए रखा जा सके। सावित्री माता की तलहटी में कुछ शिकायतें मिल रही थी कि लोगों द्वारा बाहर की तरफ अस्थायी अतिक्रमण करके कब्जा कर लिया गया है, तो जिसके तहत ये अस्थायी अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और कहाँ तक रहेगी कार्रवाई? ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सावित्री तलहटी के नीचे भी कई अवैध निर्माण करके लोगों ने कब्जा कर लिया। अवैध निर्माण का जो कब्जा किया गया है उनके पास भी जाके अभी उनसे उनको पाबंद किया जाएगा और उसको उनके दस्तावेज मांगे जाएंगे। अगर जिसने अतिक्रमण किया उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अजमेर के राजकीय केंद्रीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय होलीदड़ा के समन्वय के खिलाफ अभिभावकों और क्षेत्रवासियों ने आवाज उठाई है। उनका कहना है कि यह विद्यालय बालिकाओं के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान है, जिसमें गरीब और बेसहारा परिवारों की बालिकाएं अध्ययनरत हैं। अभिभावकों ने बताया कि यह विद्यालय सन 1932 से संचालित है और इसके पास 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य बालिका विद्यालय नहीं है। उन्होंने कहा कि समन्वित विद्यालय उच्च माध्यमिक स्तर का छात्र विद्यालय है, जिसमें बालिकाओं का अध्ययन संभव नहीं है। अभिभावकों और क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर से अनुरोध किया है कि राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय होलीदड़ा का ओसवाल उच्च माध्यमिक विद्यालय से समन्वय नहीं कराया जाए और ये आदेश पारित किए जाएं। उन्होंने कहा कि यह निर्णय बालिकाओं के भविष्य और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सर, हम होलीदड़ा स्कूल से आए हैं। हमारी ये समस्या है कि सर का कहना ये है कि जो होलीदड़ा स्कूल है वो ओसवाल स्कूल में शामिल करने के लिए, तो ओसवाल स्कूल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़े लड़के पढ़ते हैं और हमारी लड़कियां भी बड़ी है। तो होलीदड़ा जो स्कूल है वो सिर्फ लड़कियों की स्कूल है, 12वीं तक है। इसके अलावा और मतलब कोई स्कूल नहीं है ऐसी लड़कियों की। अब ये जब स्कूल लड़कियों के उसमें शामिल होगी तो हम नहीं चाहते कि हमारी लड़कियां उस स्कूल में इस तरह से लड़कों के साथ पढ़ें। या तो ये स्कूल उसमें शिफ्ट ना किया जाए, हमारी ये रिक्वेस्ट है सर से। और जो स्कूल ये पहले थी पुरानी उसमें शिफ्ट कर दे, उसको तैयार करके। और यदि आप इसमें शिफ्ट करना चाहते हो तो हमें को मजबूरन अपनी लड़कियों को पढ़ाने से बंद करना पड़ेगा, घर में रखना पड़ेगा। और नहीं तो जैसे ये चल रहा है, जैसे लड़कों की स्कूल अलग है और लड़कियों की स्कूल अलग है, उसी को रहने दीजिए। और इसके अलावा और कुछ भी नहीं, हम बस इतना ही चाहते हैं। आज किससे मिलने आए हैं? आज हम कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं और अपनी बात रखने आए हैं उनके आगे कि लड़कियों को जब आप कहते हो पढ़ाओ तो आप भी समझो कि लड़कियां जवान है, माँ बाप को डर लगा रहता है। इस चीज़ को आपको भी समझना चाहिए। तो कोई भी पेरेंट्स यही नहीं चाहता कि अपनी जवान लड़कियों को लड़कों के बीच में पढ़ाए। ठीक है, ये एक स्कूल है जिसमें सिर्फ लड़कियां हाँ पढ़ती है और 12वीं तक की स्कूल है। तो इस तरह से यदि सरकार की यदि ये बात है कि ये एक स्कूल की जाएगी तो हमें हमारी बच्चियों को घर में रखना पड़ेगा और स्कूल छुड़वाना पड़ेगा। नाम बताओ। तो मेरा नाम यास्मीन है, मेरी बच्ची स्कूल में पढ़ती है होलीदड़ा में और वो 8वीं क्लास में है। ठीक है।
अजमेर शहर के स्कूली वैन चालकों और मालिकों ने परिवहन विभाग अजमेर के नव नियुक्त डीटीओ राजेश शर्मा का भव्य स्वागत किया। उन्हें माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर हृदय से शुभकामनाएं दी गई। ये स्वागत समारोह आज पद ग्रहण करने के अवसर पर आयोजित किया गया था। इस अवसर पर संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी। आज हमारे अजमेर शहर स्कूली वैन मालिकों और चालकों की ओर से एक भव्य स्वागत किया गया। राजीव जी शर्मा जो डीटीओ साहब हैं, जिन्होंने आज अजमेर परिवहन विभाग में पदभार संभाला है, वो एक सरल हृदयी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व के धनी हैं, जो हर आदमी की दिल से बात सुनते हैं। तो हमने भी हमारी बातें रखी तो उन्होंने हमारे को आश्वस्त किया कि आप बहुत अच्छी तरह से चलिए, और उनको हमने माला पहना के, पगड़ी पहना के, मिठाई खिला के हमने उनका स्वागत किया। दूसरी ओर वहाँ के हमारे यातायात सलाहकार संघ के अध्यक्ष श्री मंगल सिंह जी गुजर भी रहे, और पूर्व अध्यक्ष अयूब भाई, और किशन जी दीक्षित सरवर भाई, और भी वहाँ का हमारा स्टाफ था। ये हमारी वैन चालकों और मालिकों और उनके सबके हमने तालमेल से हमने एक इनका भव्य स्वागत रखा, ताकि हमारी आने वाली समस्याओं को हम आगे रख सकें। दूसरी ओर उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि आप आराम से चलिए। समस्या तो हमारे को यही आती है कि एक वो ये रहता है कि एकदम कोई गाड़ी हमें रोक नहीं ले। दूसरी ओर बस ये रहता है कि भाई सुबह मॉर्निंग में हमें परेशानी नहीं हो, हम सारे मिलके एक मत होके हमारा वहाँ पे काम कर सकें आरटीओ में। बस यही है। आपका नाम? पृथ्वीराज साकला। नांदला ग्राम वासियों ने आज नसीराबाद नगर पालिका से खुद को बाहर रखने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामवासी अपनी स्वायत्ता और विकास की योजनाओं को बचाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि नगर पालिका में शामिल होने से उनकी स्वायत्ता खत्म हो जाएगी और वे अपने विकास की योजनाओं को नहीं बना पाएंगे। ग्राम पंचायत के निवासी और सरपंच मान सिंह रावत ने कहा कि इस लड़ाई में ग्राम पंचायत के निवासी और सरपंच को विधायक राम स्वरूप लांबा का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो समस्त ग्रामवासी सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करेंगे और अपनी स्वायत्ता और विकास की योजनाओं को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। देखिए, हमारी ग्राम पंचायत है नांदला, जो नसीराबाद नगर पालिका के निकटतम है, लेकिन जब से नगर पालिका का गठन हुआ 2017 में, तब से ही पंचायत वासियों ने लगातार समय समय पर आपत्ति जताई है और विरोध जताया है कि हमारी ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत के अंदर ही रहना दिया जाए। लेकिन उसके बाद में जब मास्टर प्लान शामिल हुआ था, मास्टर प्लान में 13 गांव हैं और 3-4 पंचायतों को शामिल किया गया था। लेकिन 10 जनवरी 2025 को स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी करके आदेशित किया है कि ग्राम पंचायत नांदला के संपूर्ण सीमा क्षेत्र को नगर पालिका नसीराबाद में शामिल कर लिया। तो उसके विरोध में और आपत्ति जताने के लिए हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, क्योंकि हमारी ग्राम पंचायत जब नगर पालिका में शामिल हो जाएगी तो ग्रामवासियों को बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होगा। नहीं, जैसे नरेगा, और हमारे जो ग्रामवासी जो शहरी में आने के लिए उत्सुक नहीं है, हमारे ग्रामवासी जो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि नगर पालिका के जो नियम फॉलो ग्रामवासी नहीं कर पाएंगे। हमारे पंचायतवासी पंचायत में रहना चाह रहे हैं। इसके लिए हमने कल भी लोकप्रिय विधायक आदरणीय राम स्वरूप जी लांबा साहब से भी हमने मिलकर के ज्ञापन देकर के आपत्ति जताई थी। उससे पहले हमने एसडीएम साहब नसीराबाद से भी आपत्ति जताई थी। तो एमएलए साहब ने हमारे को आश्वस्त किया है कि सरकार से मिलकर के, मुख्यमंत्री जी से मिलकर के वो निश्चित तौर पे बाहर निकलाएंगे। लेकिन एक प्रक्रिया के तहत हम आदरणीय कलेक्टर साहब से भी निवेदन करने आए हैं कि हमारी ग्राम पंचायत नांदला को पंचायत ही रहना दिया जाए और नगर पालिका नसीराबाद से बाहर करे। इसके लिए हम ज्ञापन देना है और आपत्ति जताना है। क्या नाम है? मेरा नाम मान सिंह रावत, निर्वर्तमान सरपंच हूँ मैं, जो अभी दूसरी पंचायतों में तो प्रशासक बना दिया गया है। हमारी नगर पालिका में शामिल करने के कारण प्रशासक के आदेश हमारे जारी नहीं हुए हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारे जो प्रशासक जो दूसरी पंचायतों के जारी हुए उसके अनुसार हमारे को प्रशासक घोषित किया जाए और नगर पालिका नसीराबाद से नांदला को बाहर किया जाए। पुष्कर के निकटवर्ती ग्राम तिलोरा में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बाहर गंदगी का आलम दिखाई दे रहा है। विद्यालय के गेट के बाहर गंदा पानी फैला हुआ है, जिससे स्कूली बच्चों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका सीमा सोनी ने बताया कि विद्यालय के बाहर की गंदगी और गंदे पानी के कारण बच्चों को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि विद्यालय प्रशासन ने कई बार ग्राम पंचायत और स्थानीय प्रशासन से इस समस्या का
समाधान करने के लिए कहा है, लेकिन अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं निकाल पाया है। इस समस्या के समाधान के लिए विद्यालय प्रशासन और स्थानीय निवासियों ने संयुक्त रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो और विद्यालय प्रांगण भी साफ रहे। उप प्राचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तिलोरा, मेरे विद्यालय की स्थानीय विद्यालय की जो समस्या है उसकी ओर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ। विद्यालय परिसर के बाहर की तरफ इतनी गंदगी का आलम फैला हुआ है, पानी भरा हुआ है। बच्चे जब स्कूल आते हैं तो पूरा कीचड़ में से बच्चों को आना पड़ता है। कई मौसमी बीमारियों का संक्रमण भी इस वजह से बच्चों में फैल रहा है। स्थानीय समस्या को ग्राम पंचायत को, सरपंच साहब को, जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया है। साथ ही रात्रि चौपाल में अतिरिक्त जिलाधीश महोदया आई थी, उन्हें भी गांव वासियों की तरफ से, एसडीएमसी की तरफ से और विद्यालय की तरफ से भी प्रार्थना पत्र लिखकर दिया गया है। प्रशासन को कई बार अवगत कराया जा चुका है। कृपया इस समस्या को समाधान करें समस्या का, जिससे कि हमारे बच्चों में स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, उनको संक्रमण का खतरा नहीं रहे और विद्यालय परिसर भी साफ सुथरा रहे। पुष्कर के प्राचीन रघुनाथ शाह मंदिर में भगवान राम की नगरी अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ पर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। मंदिर के पुजारी पंडित कैलाश नाथ दादीश ने बताया कि इस अवसर पर भगवान राम का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा, अभिषेक, हवन किया गया और महाआरती का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राजगढ़ धाम के उपासक चंपालाल जी महाराज और देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष और राज्य मंत्री ओम प्रकाश भड़ाना, पिसांगन पंचायत के प्रधान दिनेश नायक ने भी भाग लिया। पुष्कर के हनुमान गली स्थित प्राचीन रघुनाथ शाह मंदिर में भगवान की आरती की गई और भक्तों ने भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त किया। देवनारायण बोर्ड राजस्थान सरकार द्वारा बनाया हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण बोर्ड है। भगवान देवनारायण विष्णु भगवान के छठे अवतार हैं और विशेषकर एमबीसी वर्ग के लोगों के लिए कुल देवता के रूप में माने जाते हैं। हालांकि भगवान सबके होते हैं, सनातन संस्कृति में भगवान सबके होते हैं और देवनारायण जी भी छठे अवतार विष्णु भगवान के छठे अवतार हैं। ऐसे देवनारायण भगवान को सम्मान देते हुए सरकार ने श्री देवनारायण बोर्ड का गठन किया और उसका चेयरमैन बनने का मौका मुझे दिया। इस देवनारायण बोर्ड के माध्यम से राजस्थान सरकार भजनलाल जी के नेतृत्व में हम पूरे प्रदेश में एमबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के पिछड़े लोगों के बच्चों के जीवन में एजुकेशन को बढ़ावा देने की दिशा में ये बोर्ड काम करता है। ऐसे विद्यार्थी जो 12वीं में, ऐसी बच्चियां जो 12वीं में अच्छी परसेंटेज से पास होती हैं, उनको स्कूटी देने का काम करते हैं। छात्रावास, छात्रवृत्तियां, आवासीय विद्यालय बनाने का काम देवनारायण बोर्ड करता है। मेरे देवनारायण बोर्ड बनने के बाद राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी का इस मौके पर आभार व्यक्त करूंगा कि प्रथम बजट में ही उन्होंने पूरे राजस्थान में 7 आवासीय विद्यालय छात्रावास देते हुए देवनारायण बोर्ड को 100 करोड़ का अतिरिक्त बजट देने का काम किया और अजमेर की नसीराबाद धरती पर नसीराबाद में 3 करोड़ की लागत से एक विशाल देवनारायण राजकीय बालिका छात्रावास बनाने की घोषणा करी। बहुत सुगत पहलू है कि आज भगवान श्री राम की प्रथम वर्षगांठ, राम जी के मंदिर की प्रथम वर्षगांठ है और आज ही के दिन नसीराबाद में उस 3 करोड़ की लागत से बनने वाले कन्या छात्रावास का भूमि पूजन भी आज ही हुआ है। आने वाले दिनों में वो छात्रावास खड़ा होगा और एमबीसी वर्ग और पिछड़े वर्ग की विद्यार्थियों और बच्चियों के जीवन में उजाला लाने में वो बहुत महत्वपूर्ण कारगर साबित होगा। जगत पिता ब्रह्मा की नगरी में आगमन हुआ, अपनी अनुभूति और अपने आशीर्वचन। आज मैं तो कहता हूँ बहुत बड़ा पुण्य है ये, और ऐसा मेरा भाग्य है, ब्रह्मा जी की कृपा है, तभी आज मुझे ये मौका मिला है। और भगवान श्री राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को पूरा 1 वर्ष आज के दिन हुआ है। मैं सोचता हूँ पहली वर्षगांठ बड़े धूमधाम से हमारे जाने माने पंडित जी कैलाश जी दादीज के यहाँ इस भव्य प्रांगण में हवन, पूजा, आराधना विधि विधान से इन्होंने भव्य कार्यक्रम रखा। इनके लिए पूरे परिवार को शुभकामनाएं देता हूँ, पूरे देशवासियों को, पुष्कर वासियों को शुभकामनाएं देता हूँ कि इन्होंने आज बहुत बढ़िया ये कार्यक्रम रखा है। भगवान श्री राम जी के 1 वर्ष की पूरी वर्षगांठ आज बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। जय श्री राम, जय श्री राम।
अजमेर के यूरोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष पद पर चेतन प्रकाश मीणा के चयन पर उनका स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के सभी सदस्यों ने चेतन प्रकाश मीणा का स्वागत किया और उन्हें इस नए पद की शुभकामनाएं दी। यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के किशोर कुमावत ने इस अवसर पर कहा कि चेतन मीणा के राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष चुने जाने पर सभी नर्सेज में उत्साह है, वे उनके प्रति विश्वास है और वे नर्सेज संगठन के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस समारोह में डिपार्टमेंट के सभी सदस्यों ने भाग लिया और चेतन प्रकाश मीणा को उनके नए पद की शुभकामनाएं दी। अध्यक्ष पद का चुनाव हमारे डिपार्टमेंट में कार्यरत यूरोलॉजी में यहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा और काफ़ी भारी मतों से इन्होंने प्रतिद्वंदी को हराने के बाद में आज हमने डिसाइड किया था कि हमारे डिपार्टमेंट के लोग इनको बुला के इनका स्वागत करेंगे। इन्होंने अपने कीमती समय निकाल के और हमारे बीच उपस्थित हुए, इसके लिए हम धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहते हैं और इनका हमने माल्यार्पण कर एवं मिठाई खिलाकर स्वागत किया है। आज किस प्रकार के आपको इन पे भरोसा दिलाया आप लोगों को उन्होंने? जी, हमें जो नर्सेज के अंदर एक मतलब अविश्वास था यूनियन के प्रति, यूनियन प्रशासन के साथ मिलकर कार्य कर रहा था, न कि आम नर्सेज के साथ मिला हुआ था। आम नर्सेज के कंधे से कंधा मिला के उनकी समस्याओं को सुनने का इन्होंने हमें विश्वास दिलाया था, जो कि आम नर्सेज में ये विश्वास हुआ। उसके बाद इनको जन समर्थन भी मिला और आम समर्थन से ये विजयी हुए। और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये मतलब आम नर्सेज की समस्याओं को आगे रख के और सेवाभाव से कार्य करेंगे। परिचय आपका? किशोर कुमावत, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, जेएलएन हॉस्पिटल अजमेर। अजमेर के जॉन्सगंज स्थित पिपलेश्वर महादेव मंदिर में श्याम बाबा की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा एवं भंडारा प्रसादी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यह समारोह 25 और 26 जनवरी 2025 को आयोजित किया जाएगा। समारोह के अनुसार 25 जनवरी को कलश यात्रा प्रातः 9 बजे से आयोजित की जाएगी। इसके बाद रात्रि 7 बजे से संगीतमय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 26 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा एवं राज्याभिषेक प्रातः 9 बजे से आयोजित किया जाएगा। इसके बाद महाआरती साय 5 बजे से की जाएगी। इस समारोह का समापन भंडारा साय 5:30 बजे से किया जाएगा। सर्वप्रथम तो जॉन्सगंज स्थित पिपलेश्वर महादेव मंदिर में हमारे मीडिया भाई जो हमारे यहाँ हमारे निवेदन पे यहाँ पधारे हैं, उन सभी का खाटू श्याम सेवा समिति की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जॉन्सगंज स्थित पिपलेश्वर महादेव मंदिर में 2 दिवसीय 25 और 26 जनवरी 2 दिवसीय धार्मिक आयोजन बहुत ही भव्य और विशाल आयोजित होने जा रहा है। यह कार्यक्रम खाटू श्याम सेवा समिति और ऋषभ भाई टाल वाले के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होने जा रहा है। इस कार्यक्रम की प्रस्तावना इस प्रकार से है कि 25 जनवरी 2025 दिन शनिवार प्रातः 9 बजे श्री कार्य सिद्ध बालाजी रामगंज से कलश यात्रा, भव्य शोभा यात्रा, कलश यात्रा लगभग अनुमानित अभी तक जो हमारे पास पंजीकरण हो चुका है, लगभग 500 महिलाएं अभी तक पंजीकरण हो चुकी है। वहां से हमारी कलश यात्रा प्रारंभ होगी और रामगंज से प्रारंभ होकर के वार्ड 41 जॉन्सगंज स्थित मुख्य मार्गों से होते हुए पुणे पिपलेश्वर महादेव मंदिर पर आकर के वो कलश यात्रा संपन्न होगी। तत्पश्चात 25 जनवरी 2025 को शनिवार को ही सांध्यकालीन भक्ति संध्या का खाटू श्याम जी का भव्य कार्यक्रम रखा गया है और 26 जनवरी को प्रातः 9 बजे खाटू श्याम जी की मूर्ति की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके पश्चात शाम को 7:30 बजे से 5:30 बजे आरती होगी, महाआरती होगी। उसके बाद में 7:30 बजे विशाल भंडारे का, सामूहिक भंडारे का आयोजन किया जाएगा। और जैसा कि बहुत समय से हमारे वार्ड के अंदर सभी देवी देवताओं के लगभग मंदिर हैं, लेकिन खाटू श्याम जी का मंदिर हमारे वार्ड में जॉन्सगंज में नहीं है, रामगंज में है लेकिन जॉन्सगंज में नहीं है। तो यहाँ जो भी खाटू श्याम जी के भक्त हैं, आजकल जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय वर्तमान के अंदर या तो खाटू श्याम जी या आपके महाकाल या फिर आपके सांवलिया सेठ, इस समय मतलब जो महिमा है इन्हीं की है। तो हमारे जैसा कि ये धार्मिक बहुत बड़े धार्मिक नेता है हमारे ऋषभ भाई, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो यहाँ की महिलाओं ने, यहाँ के पुरुषों ने, वार्डवासियों ने
इनसे कहा कि ऋषभ भाई, आप इतने बड़े बड़े धार्मिक आयोजन इस वार्ड में करवाते हैं, जैसा कि अवधपुरी जोन्सगंज बस्ती के अंदर 15 से 20 तारीख को इन्होंने 3 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। तो इनसे कहा गया कि आप एक खाटू श्याम जी के मूर्ति की स्थापना पीपलेश्वर महादेव मंदिर में कराएं। तो हमारे भाई ने सहर्ष उस चीज़ को स्वीकार किया और उसी कड़ी में माताओं बहनों की और सभी वार्ड वासियों की मांग पर, उनके अनुरोध पर यहाँ 25 और 26 को कार्यक्रम होने जा रहा है और आप सभी भी इस कार्यक्रम के अंदर सादर आमंत्रित हैं। हमने यह तय किया है, जो हमारी समिति है खाटू श्याम सेवा समिति, हमने तय किया है जो भी हमारी माताएं बहनें कलश उठाएंगी, कलश और श्रीफल सप्रेम उनको भेंट किया जाएगा समिति की ओर से, वो उन्हीं का हो जाएगा। नमस्कार, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे वार्ड 41 में पिपलेश्वर महादेव मंदिर नरसिंहपुरा जौनगंज अजमेर में खाटू श्याम जी की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है और इसका कलश यात्रा 25 जनवरी से अपने रामगंज स्थित बालाजी मंदिर कार्यसिद्ध बालाजी मंदिर से कलश यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा और 25 तारीख को शाम को भजन संध्या रखी गई है। 26 तारीख को सुबह प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम किया जा रहा है और शाम को भोजन प्रसादी महाभंडारा का आयोजन किया जा रहा है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य छात्रों में सांस्कृतिक जागरूकता और प्रतिभा को बढ़ावा देना था। आज सांस्कृतिक नृत्य व गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 19 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में छात्रों ने अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया और भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित किया। भारत की जो रंग रंगीली संस्कृति है और लोक परंपराएं हैं, उसको सजोने का काम महाविद्यालय का विमेन सेल कर रहा है और अपने नवाचार विभिन्न कार्यक्रम के तहत उन्होंने नवाचार किए हैं। उसी के तहत आज जो कार्यक्रम था वो राजस्थान के साथ साथ भारत के जितने भी लोक नृत्य हैं और लोक संगीत हैं उसका कंपटीशन था। लोक नृत्य और लोक गायन प्रतियोगिता आज आयोजित की गई, जिसमें 56 कॉम्पिटिशन्स थे जो फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट हुए। उसके बाद जो सेकंड राउंड में आज जो कंपटीशन हुआ, जो फाइनल राउंड था, उसमें हमारे पास 19 प्रतियोगी इसमें भाग लिया और इसमें सिर्फ राजस्थान ही नहीं, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान के अलावा भारत के जितने भी लोक नृत्य हैं उनका रिप्रेजेंटेशन आज किया गया। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत के जितने भी लोक संस्कृति है उससे जुड़े हुई लोक कथाएं हैं, उसके बारे में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जानें। तो इस तरह से ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया विमेन सेल के तत्वाधान में। नगर निगम का यूजर चार्ज विरोध की भेंट चढ़ गया है। शहर में तीखे विरोध के स्वर अब और तेज हो रहे हैं। अजमेर में व्यापारियों के सबसे बड़े श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के बैनर तले हो रहे आंदोलन में बुधवार को शहर के नगरा इलाके का मार्केट बंद रख स्थानीय व्यापारियों ने भी विरोध व्यापक समर्थन दिया। निगम और सरकार पर मनमानी का आरोप लगा रहे व्यापारियों ने जोरदार नारेबाजी कर अपना रोष व्यक्त किया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे महासंघ के अध्यक्ष महेंद्र बंसल और निगम में नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली ने सरकार को चेतावनी देते हुए बताया कि यदि मनमानी को बंद नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज करके अजमेर के सभी बाजार को अनिश्चितकालीन बंद करवाया जा सकता है। स्थानीय व्यापारियों ने भी इस मौके पर अपनी नाराजगी का इजहार किया। तो उसका स्लैब बनना चाहिए, व्यापारियों से बात करनी चाहिए, व्यापारी संघ से बात करनी चाहिए, मिलकर उसका यूजर चार्ज बना के फिर यूजर चार्ज लगाना चाहिए। लेकिन ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये सरकार जब से आई है, ये सरकार सभी को परेशान कर रही है। कभी यूजर चार्ज के नाम पर परेशान कर रही है, कभी कोई और टैक्स के नाम पर, इस तरह से पूरे जीएसटी के नाम पर, इस तरह से पूरा ये देखो आप, पूरा राजस्थान ही परेशान हो रहा है। और अजमेर तो जिसमें इतना परेशान हो रहा, ना कोई देखने वाला ना कोई सुनने वाला। यहाँ पर दोनों ने एमएलए हैं, दोनों एमएलए को कोई पड़ी नहीं है कि व्यापारियों की सुने या किसी की भी सुने। उन्होंने आज तक ये नहीं करा कि भाई हम लोग मिलकर व्यापारियों से बात करें और व्यापारियों से, उनकी सरकार है और सरकार में रहते हुए इन व्यापारियों को कोई लाभ दिलाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि होना ये चाहिए कि यूजर चार्ज आपको स्लैब बना के, और अब जैसे बता रहे हैं व्यापारी लोग कि कोई ढाबा लिखा हुआ उसके ऊपर भी यूजर चार्ज उतना ही, किसी ने बेचारे ने रेस्टोरेंट लिख दिया तो उसके ऊपर 5000 यूजर चार्ज, मतलब कोई स्लैब नहीं है। और एक छोटी सी परचूनी की दुकान है, वहाँ कोई कचरे का काम नहीं है, उस पर भी उतना ही यूजर चार्ज। और जो बड़ी दुकान है जहाँ पर बहुत सारा कचरा होता है उस पर भी उतना ही यूजर चार्ज। जहाँ 100 बच्चे पढ़ रहे हैं उस स्कूल पर भी यूजर चार्ज लगाया उतना ही, और 5000 जैसे मान लीजिए लगा दिया।
और 5,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, उस पर भी 5,000 यूजर चार्ज। तो ये क्या करना चाहती है ये सरकार, समझ में नहीं आ रहा। इसलिए आज हर व्यक्ति सड़क पर है, हर व्यक्ति धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, हर व्यक्ति विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन विरोध प्रदर्शन करने के बाद भी ये लोग किसी की नहीं सुन रहे। इन्होंने हठधर्मिता कर रखी है। ऐसी हठधर्मिता इस सरकार की नहीं चलेगी, इस प्रशासन की नहीं चलेगी। अगर इन्होंने अगर सही तरीके से व्यापारियों के साथ संबंध बना के, व्यापारियों के साथ बैठ के अगर यूजर चार्ज के ऊपर डिस्कशन नहीं किया कि यूजर चार्ज इस अजमेर शहर को मतलब बंद करेंगे। लेकिन बंद करना एक इनकी भी बेचारे रोजी रोटी का सवाल होता है। आज 10 दिन बंद कर लेंगे, उनका क्या जा रहा, इनकी रोजी रोटी खत्म हो रही है। लेकिन ऐसा कोई ना कोई तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रशासन नहीं करते तो ये बिल्कुल बना रहे हैं, हम इनके साथ हैं। और ये व्यापारी संघ जिस दिन कहेंगे आंदोलन करने की, हम इनके साथ भूख हड़ताल पे बैठने को तैयार है। सब लोग तैयार है। हम लोग वो गलत है, हर हफ्ते आ जाते हैं, देना है नहीं तो स्लिप काट देंगे आपकी, आप वहाँ आके बात कर लेना। क्यों देंगे 250 रुपये? हमें समझाइए, कारण बताइए। हम 250 रुपये देने के लिए तैयार हैं, आप कारण बताइए, कारण बता दो। हम 250 रुपये देने के लिए तैयार हैं, कारण स्पष्ट करो, समझाओ हमें। यहाँ पे सब तरह का व्यवसाय है, जन्म से लेके मरण तक का सामान मिल जाता है। दुकानें हैं यहाँ पर और अधिकतर महिलाएं ज़्यादा है, यहाँ पर महिलाएं ज़्यादा हैं। बंद करने की जो वजह है वो है यूज़र चार्ज मांगा जा रहा है, ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। जो कोई नहीं देना चाहता, जिसको भी जो ज़बरदस्ती देना पड़ेगा। व्यापार संघ के पास इतनी आमदनी नहीं है कि वो इनको पैसा दे देवे। और नाजायज जो है तरीके से जो हमारी फ़ोटो खींच करके ये लोग जो है हमको डरा धमका करके पैसा वसूल करना चाहते हैं। जो वर्षों पुराना मार्केट है और छोटी छोटी दुकानें हैं, यहाँ पर आप देखिए ज़रूरत की सारी सामग्री यहाँ मिलती है। और आम जनता यहाँ पर आकर और मार्केट न जाकर यहीं से अपनी रोज़मर्रा की सामग्री को खरीदती है। और आज ये सुबह से ही मार्केट बंद है। बंद का मुख्य कारण है यूजर चार्ज। आप देख सकते हैं यूजर चार्ज जिस तरह से अजमेर शहर में वसूला जा रहा है, उसके विरोध में यहाँ के सारे व्यापारी लामबंद हुए हैं आज। और लामबंद होकर इन्होंने एक ही निर्णय लिया है कि हम ये यूजर चार्ज की जो वसूली है उसको नहीं होने देंगे और इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि हमारा आंदोलन असफलता की ओर जाए, क्योंकि अजमेर का व्यापारी एक है। अभी तो ये छोटे छोटे टिलर दिखा रहे हैं हम व्यापारी। ये श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ अजमेर का बहुत बड़ा संगठन है। 124 व्यापारी एसोसिएशन हमारे साथ है, जिसका हम नेतृत्व करते हैं। आपने देखा हो पिछले साल 2022 में भी एक यूजर चार्जर व्यापारियों के मत्थे थोपा था। उसको अजमेर शहर के व्यापारियों ने एकता का परिचय दिखाते हुए 20 दिसंबर 2022 को अजमेर बंद कराया था। और अजमेर ऐतिहासिक बंद था। आप देख लीजिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा इंदर कोट लंगर खाना 2.5 दिन का झोपड़ा, यहाँ तक कि सारे अजमेर के एक बाजार एक गली में दुकानें बंद थी। तो अगर ये यूजर चार्जर व्यापारियों को वापस जो 2024 में 25 में लगाया है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। श्री अजमेर व्यापार महासंघ आप देख लो, अजमेर के हर व्यापारी एक्शनों के पास जाता है। बिल्कुल जरूरत पड़ी तो पहले तो एक दिन बंद हुआ, निश्चितकालीन के लिए अजमेर बंद कराएंगे। हमारे पास अजमेर का सारा व्यापारी हमारे साथ है, हमारे पास रोज फोन आ रहे हैं। आज भी हमारी मीटिंग है व्यापार महासंघ की। अयोध्या में भगवान श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की 1 वर्ष पूर्ण होने पर लोहाखान सूर्यनगर राधे कृष्ण मंदिर युवा समिति की ओर से शोभा यात्रा और भगवा रैली निकाली गई। अजमेर के शास्त्री नगर चुंगे स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर से शोभा यात्रा शुरू हुई, जो पीली खान, लोहाखान, टेम्पो स्टैंड, सूर्यनगर, प्रतापनगर से होकर गुजरी। इस दौरान अलग अलग स्थान पर शोभा यात्रा में शामिल राम भक्तों पर पुष्प वर्षा भी की गई और उनका स्वागत किया गया। इस दौरान वार्ड संख्या 63 के पार्षद राजेंद्र सिंह राठौड़ के साथ बड़ी संख्या में युवा, बच्चे और बुजुर्ग के साथ महिलाएं भी शामिल हुई। डीजे की धुन पर भगवान श्री राम और हनुमान की एक से बढ़कर एक भजन के बीच युवाओं और बच्चों ने जमकर आनंद लिया और रैली में नारेबाजी करते हुए शिरकत की। इस दौरान भगवा झंडा लहराते हुए सभी युवा और विकास समिति के पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल हुए। मौके पर विकास समिति की ओर से सूर्यनगर गली को राधा कृष्णा मंदिर तक भगवा झंडों और पताकाओं से सजाया गया। वहीं सभी के बीच नशा छोड़ने का संदेश देते हुए गर्म दूध का वितरण भी किया गया। इस दौरान सिविल लाइन थाना पुलिस की ओर से भी सुरक्षा व्यवस्था की गई। बिल्कुल मेरी तरफ से जय श्री राम। आज राम मंदिर स्थापना को पूरा 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है और इसी उपलक्ष्य में वार्डवासियों ने, हमारे भाई राजेंद्र जी पार्षद साहब के सानिध्य में सभी ने पूरे वार्ड के अंदर आज रैली का आयोजन किया और सभी राम भक्त इसके अंदर सम्मिलित हुए और लास्ट में यहाँ भैरव चौक आकर के इसका समापन हुआ। और हमारी इच्छा है कि हर साल इस तरह का आयोजन करते रहें हम और समय समय पर जो धार्मिक हमारे कोई प्रोग्राम होते हैं उनका आयोजन इस तरह से होता रहे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आज वार्ड संख्या 63 में
जितना भी वार्ड संख्या 63 है उसके विभिन्न कॉलोनियों से सारे राम भक्त एकत्र हुए और जो हमारे रामलला 500 वर्षों बाद 1 वर्ष पूर्व विधिवत विराजमान हुए थे अयोध्या में, उसी के तहत आज हमने 1 वर्ष पूर्ण होने पर सभी राम भक्तों ने और सभी 36 कौम के लोगों ने और सभी युवा साथियों ने, हम सब ने मिलकर एक राम रैली का आयोजन किया है, जिसमें सभी भक्तों का, सभी युवा साथियों का, कार्यकर्ताओं का सबका सहयोग रहा है। और ये हमारे लिए बहुत ही सनातन धर्म के लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे रामलला 500 वर्षों बाद मंदिर में विराजमान हुए और आज वो सफलतापूर्वक 1 वर्ष पूर्ण कर लिया है और वहाँ पे जाके सनातन धर्मी धार्मिक लोग जो भी जा रहे हैं वहाँ पे जाके धर्म लाभ कमा रहे हैं, रामलला के दर्शन कर रहे हैं। इसकी मैं सबको, पूरे वार्डवासियों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इसी के साथ ही ये कामना करता हूँ कि रामलला की कृपा हम सब पर यूं ही बनी रहे, सब भारत का भविष्य उज्जवल हो, भारत गौरवमय देश बने और कोई ना भारत पे कोई भी विपत्ति आंख उठाकर देख नहीं सके, ऐसी कामना करता हूँ। इसी के साथ ही हमारे उत्तर विधानसभा से विधायक हमारे वासुदेव देवनानी जी, जो कि विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। मैं भगवान से, रामलला से और सभी हमारे साथियों की तरफ से ये कामना करता हूँ कि उनको दीर्घायु प्रदान करे और जल्दी से जल्दी स्वस्थ करे और वो हमारे बीच में हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। राजेंद्र, आज ये रैली कहाँ से कहाँ तक निकाली? आज ये रैली हमने पंचमुखी बालाजी के मंदिर से लेके पीली खान होते हुए सूर्यनगर से प्रतापनगर, फिर पुणे प्रतापनगर से भैरव चौक है हमारा, यहाँ पे प्राचीन मंदिर है भैरव भगवान का। यहाँ पे आरती के साथ विधिवत प्रसाद वितरण करके सभी भक्तों ने धर्म लाभ कमाया है और रैली का समापन किया है। राजेंद्र राठौड़, पार्षद, वार्ड नंबर 63। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हिंद सेवा दल द्वारा सुभाष उद्यान में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके योगदान और विरासत को याद किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों ने कई प्रस्तुतियां दी, जिसने सबका मन मोह लिया। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के उपलक्ष्य में हिंद सेवा दल द्वारा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो कि हिंद सेवा दल सदैव ही महापुरुषों के लिए हम लोग काम करते हैं। आज ही के दिन हिंद सेवा दल का 29वां स्थापना दिवस है, जो कि हमारे सब साथियों ने आज तक हमारा साथ दिया और हर दुख सुख में संगठन के साथ में खड़े रहे। मैं तहे दिल से सभी संगठन के परिवार को धन्यवाद देना। कारण क्या है, आज हम जिस जगह जी रहे हैं, आज के भारत की शान, भारत को आज़ादी दिलाने वाले हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर हिंद सेवा दल द्वारा सुभाष उद्यान में उनकी मूर्ति के समक्ष पिछले कई वर्षों से कार्यक्रम जो करते आ रहे हैं, वही कार्यक्रम आज संपादित हो रहा है। और इस कार्यक्रम के अंदर जिस तरह से बच्चों ने देशभक्ति के गीत को प्रस्तुत करा है, जिस तरह से लोगों ने सुभाष चंद्र बोस को अपनी समर्पित भाव से अपने पुष्पांजलि अर्पित करी है, वो ये साबित करता है कि सुभाष चंद्र बोस ये वो व्यक्ति थे, अगर वो नहीं होते तो शायद हम आज आज़ाद हिंद के अंदर नहीं रह पाते। उन्होंने जो बात कही कि तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, बिल्कुल सही कही। वो खुद तो हमको आज़ादी दिला करके खुद चले गए, पर मैं कह सकता हूं कि सुभाष चंद्र बोस वो व्यक्ति थे जिन्होंने कि हमको आज इस स्वतंत्र भारत में रहने की वो हमको दी है। ये हमारा बहुत बड़ा अजमेर रेंज में नशीले पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही हुई, जिसमें अजमेर रेंज आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि 100 से अधिक नशीले पदार्थ की कारोबारी गिरफ्तार की गए हैं और भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं। साथ ही साइबर क्राइम के आरोप में 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। 2 अभियान पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए गए थे। एक एनडीपीएस को लेकर के था, जिसमें हमने इस अभियान के दौरान 77 केस दर्ज किए हैं और 100 एनडीपीएस के अपराधियों को हमने गिरफ्तार किया है। और काफी मात्रा में डिटेल आपको प्रेस नोट दे रहे हैं। इसमें आपका अफीम, गांजा, एमडी, इसमें सभी तरह के मादक पदार्थ के तस्करों को गिरफ्तार किया गया और बड़ी क्वांटिटी में जो है ये केस दर्ज किए गए हैं। दूसरा जो हमारा अभियान था वो साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ा दकड़ी को लेकर के था। उसमें भी काफी लोगों को नामजद करके करीब
22 लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया है। और एक दिन का जो हमारा अभियान चलाया गया था उसमें एक दिन का जो अभियान था हमारा, उसमें करीब एक ही दिन में 446 चोरी के जो मोबाइल्स थे वो हमने जब्त किए हैं। 1 करोड़ के टोटल जब्त किए हैं जो लोगों को लौटा रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज, दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो था पुलिस विभाग के पुलिस कर्मियों के मनोबल के लिए, तो इस 2 माह का जो हमारा समय था इसमें हमने पदोन्नति के जो प्रकरण थे कुल मिला के हमने 236 लोगों को अजमेर रेंज में पदोन्नति के आदेश जारी किए, उनको पदोन्नत किया है। विशेष रूप से नागौर जिले में कई वर्षों से जो हेड कांस्टेबल टू एएसआई, कांस्टेबल टू हेड कांस्टेबल के जो पदोन्नति के जो प्रकरण थे वो लंबित थे। वर्ष 2016 से लेकर के अब 2024 में करीब 8 साल बाद उनके पदोन्नति के जो अवसर उनको प्राप्त हुए हैं, लेकिन बहुत सारे पुलिसकर्मी उसमें रिटायर भी हो गए। लेकिन अब भी सभी लोगों को लगातार सारे पदोन्नति के बोर्ड टाइम पे कंप्लीट करके, और क्योंकि 2 महीने चुनाव में निकल गए थे, उपचुनाव में, अब 2 महीने में करके 236 लोगों को पदोन्नत किया ताकि पुलिस कर्मियों का मनोबल जो है वो बढ़ा रहे। एक दूसरा और था कि हमने ये अब तक जो करीब 17 करोड़ रुपए हमने इसमें जो आपका साइबर फ्रॉड में उसको होल्ड कराया गया है पूरी रेंज में, और साइबर अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई करने की जो सतत प्रक्रिया वो जारी है। और अब तक जो इसमें आपने देखा होना कि ज्यादातर ओल्ड एज के सिटीजन्स को टारगेट करते हैं, तो जो कैंपेन पहले हम स्कूल और कॉलेजों में चलाते थे वो अभियान हमने मंदिर या कोई सार्वजनिक पार्क, ऐसे स्थलों पे जहाँ पे हम पहुंच सके वहां पहुंचकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि साइबर फ्रॉड्स में भी इसमें कमी लाई जाए। और उन अपराधियों को जो साइबर फ्रॉड्स के क्रिमिनल्स हैं तो अपनी गैंग्स जो है वो हमारे एसपी अमित जैन साहब और एडिशनल एसपी विजय और जिलों की जो टीमें हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके सभी जो एसपी साहिबान हैं, इसके अलावा हमारे यंग एएसपी हैं कमले साहब, इन्होंने सबने मिलकर के और बड़ी सवाईमाधोपुर के इधर जयपुर के कई क्रिमिनल्स को टारगेट करके और उनको पकड़ा दकड़ी की है। डिटेल डेटा आपको हम प्रेस नोट में प्रोवाइड करवा रहे हैं। बेसिकली ये ट्रांजिट रूट है, यहाँ पे आपको पता ही होगा ना कि यहाँ पे नशे का ऐसा कोई प्रोडक्शन यहाँ नहीं होता है, लेकिन ये आपका चित्तौड़, आपका इधर का जो बेल्ट है उससे मारवाड़ को जाने के लिए एक ट्रांजिट रूट है। तो ज्यादातर ये रास्ते में जो नाकाबंदी के दौरान जो क्रिमिनल्स जो है पकड़े गए, करीब हमने ओल्ड 2024 के जो केसेस थे 23 और 24 के, आप जो सही कर रहे हैं, उन केसेस में हमने आइडेंटिफाई कराया जो केस 1 साल से ऊपर अधिक पेंडिंग थे और जिसमें मुलजिम नहीं पकड़े गए। आपका कहना सही है, उसमें ऐसे अभियुक्त जो थे वास्तव में नामजद किए जा सकते थे सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से या उनके फुटेज के माध्यम से या टोल के माध्यम से या जो एविडेंस आपका कॉल डिटेल के माध्यम से जो नामजद किए जाने थे वो नहीं किए गए। ऐसी हमने करीब 40 फाइलें जो 1 साल से ऊपर पेंडिंग थी उनको तलब करके और हमने उसका थोरोली उन फाइलों को देखा गया और हमने 21 जो हमारे पुलिस के अधिकारी थे उनके विरुद्ध आरोप पत्र दिए हैं कि वास्तव में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में कमियां करके और उनको मुलजिम नहीं बनाया है, उनमें देरी की। तो निश्चित रूप से इस चीज को सुपरवाइज करने की व्रत लेवल पे, जिला लेवल पे और रेंज लेवल पे भी आवश्यकता है कि इस तरह के केसेस जो वास्तव में जो बड़े क्रिमिनल्स हैं उनको अगर पकड़ने में कोई कोताही करे जाए तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए और वो कार्रवाई की गई है। नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। एक बार फिर आपका स्वागत है, आइए चलते एक नए सफर पर। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।